तो आज हम उसी के आगे बात करने वाले हैं हेल्थ के इम्पॉर्टेंस के बारे में। इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ क्या क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ क्या होता है? गुड हेल्थ इज इसेंशियल फॉर, एक अच्छी हेल्थ किसके लिए इसेंशियल होती है? इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब अगर गुड हेल्थ से क्या होगा, जो पर्सन होगा उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी, जिससे वो डेली एक्टिविटीज़ को कह सकते हैं बेहतर ढंग से कर सकता है, और उसकी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ होगी वो भी मेंटेन रहेगी। ठीक है, उसको भी वो क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल और प्रॉपर हेल्थ केयर से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो इंक्रीज होगी, मतलब जो पर्सन है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे हेल्दी रह सकता है और अपनी एक्टिव लाइफ को वहाँ पे जी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन्हेंसेज वर्क प्रोडक्टिविटी। अगर कोई पर्सन हेल्दी है, ठीक है, तो उसकी बॉडी और उसका जो माइंड होगी और उसकी जो वर्किंग इफ़िशियंसी होगी वो अच्छी रहेगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो पर्सन वहाँ पे वो अपनी प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा वहाँ पे इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोट मेंटल वेलबींग। तो फिजिकल हेल्थ के साथ क्या जो मेंटल वेलबींग होती है उसको भी प्रमोट करती है। ठीक है, जिससे जो स्ट्रेस है या एंजाइटी हो गई वो रिड्यूस होगी और वहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होगी। ठीक है, नेक्स्ट है रिड्यूसेस हेल्थ केयर कास्ट। तो अगर गुड हेल्थ को मेंटेन रखते हैं तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जो डिजीज़ का रिस्क होगा वो भी रिड्यूस होगा और वहाँ पे जो हेल्थ केयर कास्ट होगी वो भी रिड्यूस होगी। कब? क्योंकि जब कोई डिजीज़ काज ही नहीं होगी तो क्या होगा, वहाँ पे जो डिजीज़ काज नहीं होगी तो क्या होगी, वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे जो कास्ट होगी, ट्रीटमेंट की कास्ट होगी वो भी रिड्यूस होगी। अगर उसको इनिशियल स्टेज में भी डायग्नोस कर लेते हैं तो वहाँ पे जो कास्ट रहेगी वो कम रहेगी। अगर उसको पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं तो वहाँ पे डिजीज़ होगी ही नहीं, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जो वेल्थ क्रिएशन होगा वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और वहाँ पे जो ट्रीटमेंट पर मनी स्पेंड करना होगा वो भी क्या रहेगा, कम से कम वहाँ पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंट्स क्रोनिक डिजीज। तो हेल्दी डाइट से, प्रॉपर एक्सरसाइज करने से और प्रॉपर लाइफ स्टाइल फॉलो करने से वहाँ पे जो क्रोनिक डिजीज होगी उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी डिजीज होती है, जैसे डायबिटीज़ हो गई या हाइपरटेंशन की कंडीशन हो गई और वहाँ पे हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो गई। तो अगर हम प्रॉपर वहाँ पे हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो वहाँ पे हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होने के चांसेस कम होंगे, ओबेसिटी कम होगी तो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ कम होगी, हाइपरटेंशन की कंडीशन कम होगी, डायबिटीज़ जैसी कंडीशन कम रहेगी, क्योंकि ओबेसिटी के कारण ही ये सारी डिजीज़ काज होती हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर डाइट ले रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी जो बीएमआर होगी वो भी अच्छी रहेगी और वहाँ पे जो डिजीज काज होने की प्रोबेबिलिटी होगी वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है सपोर्ट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हेल्दी पॉपुलेशन क्या होगी, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि जो हेल्दी पर्सन होंगे उनकी वर्किंग इफ़िशियंसी अधिक होगी। ठीक है, और वहाँ पे जिससे क्या होगा, जो उनकी कंट्री है और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकती है, वो खुद का जो वेल्थ होगा वो प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे प्रॉपर उनकी हेल्थ अच्छी रहती है या फिर कोई कम्युनिटी की हेल्थ अच्छी, तो कम्युनिटी का डेवलपमेंट अच्छा रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तो वो कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन कर सकता है कंट्री में। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं, अगर एक कम्युनिटी ये सारी चीज़ें रहेंगी तो ये सारे फैक्टर्स क्या करेंगे, वहाँ पे हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ प्रमोशन की। तो कौन हेल्थ प्रमोशन का मतलब क्या होता है? तो हेल्थ प्रमोशन कह सकते हैं यहाँ पे जो एनेबलिंग पीपल्स होते हैं उनको इम्प्रूव करके और उसकी हेल्थ को कंट्रोल करके हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें जो पर्सन्स होंगे अपनी हेल्थ पे बेहतर कह सकते हैं वहाँ पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और कंट्रोल कैसे करेंगे, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना करके उसको कंट्रोल करेंगे, डिजीज़ को प्रिवेंट करके हो गया, जिससे क्या होगा, उनकी जो ओवरऑल हेल्थ होगी वो इम्प्रूव होगी। तो हेल्थ प्रमोशन इज अ प्रोसेस इज एनेबल पीपल टू इम्प्रूव कंट्रोल ओवर द देयर हेल्थ। तो अपनी हेल्थ पे कंट्रोल करके अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को जी करके, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं हेल्थ को।
अब कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो हेल्थ को प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के थ्रू क्या होगा, जो पीपल्स होंगे वो हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में और उनके नॉलेज के बारे में वहाँ पे पता होगा उनको, क्योंकि ये सारी चीज़ें हेल्थ एजुकेशन में प्रोवाइड की जाती हैं। जिससे क्या होगा, वो हेल्दी हैबिट्स को अपनाएंगे, वहाँ पे उसको अडाप्ट करेंगे और वहाँ पे जो डिजीज़ होगी, डिजीज़ का होने से वो बचेंगे रहेंगे। ठीक है, तो हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी एजुकेशन को करके हम हेल्थी एजुकेशन मतलब हेल्थ एजुकेशन के बारे में नॉलेज करके अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग का मतलब हो गया जो पर्सन्स होंगे उनको बैलेंस डाइट के बारे में, प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में और हेल्दी फूड के बारे में, हेल्दी हैबिट के बारे में वहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी, जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे जिनकी रिक्वायरमेंट होगी डेली, उनको वहाँ पे मिल सकेंगे। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी प्रमोशन, तो रेगुलर अगर वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं तो उससे क्या होगा, जो बॉडी की फिटनेस होगी वो इम्प्रूव होगी, वेट कंट्रोल रहेगा। ठीक है, और वहाँ पे जो क्रोनिक डिजीज़ की कंडीशन होंगी उनके भी रिस्क वहाँ पे कम हो जाएंगे। इसके अलावा टोबैको कंट्रोल। टोबैको कंट्रोल का मतलब हो गया जो यहाँ पे जो टोबैको ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको छोड़ने के लिए मोटिवेट करना होता है। ठीक है, तो टोबैको कंट्रोल का मतलब होगा टोबैको छोड़ने के लिए उन पर्सन्स को मोटिवेट करना, जिससे क्या होगा, अब वो टोबैको नहीं लेंगे, जिससे वहाँ पे कैंसर है और हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हैं, रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिजीज़ हैं, ये सारी डिजीज़ हैं प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में हम लोगों को वहाँ पे बता करके, उनको जागरूक करके उनको क्या करेंगे, स्ट्रेस को मैनेज में कैसे करना है, इमोशनल वायलेंस हो गया, साइकोलॉजिकल वायलेंस हो गया, इसके बारे में कह सकते हैं वहाँ पे एजुकेट करेंगे। ठीक है, जिससे उनको जो उनकी मेंटल हेल्थ रहेगी वो भी इम्प्रूव होगी और वहाँ पे डिजीज़ काजिंग प्रोबेबिलिटी वहाँ पे कम रहेगी। नेक्स्ट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब हो गया वहाँ पे जो पर्सन्स हैं हेल्थ प्रमोशन की एक्टिविटी में कितना इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कितना पार्टिसिपेट उसमें करते हैं, जिससे क्या होगा, जो कम्युनिटी लेवल पर हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगा वो इम्प्रूव होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा तो उसके बारे में नॉलेज बढ़ेगी और वहाँ पे वो इम्प्रूवमेंट होगी, हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगी। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या होता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो अपने इन्वायरमेंट को हम क्या करेंगे, क्लीन रखेंगे वहाँ पे। ठीक है, बैक्टीरिया फ्री रखेंगे वहाँ पे, जिससे क्या होगी, वहाँ पे डिजीज़ स्प्रेड होने की प्रोबेबिलिटी भी वहाँ पे रिड्यूस होगी और वहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी वहाँ पे पॉल्यूशन भी कम होगा। ठीक है, और जो इन्वायरमेंटल होगा वो हेल्दी रहेगा। ठीक है, डिजीज़ फ्री कह सकते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्थ होता है कंप्लीट आपका। अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं हम, कौन सा, इन्फ्लामेशन के बारे में। ओके क्लास, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है? तो इन्फ्लामेशन कह सकते हैं एक ऐसा प्रोटेक्टिव रिस्पांस है जिसमें जो लिविंग वैस्कुलेचर होते हैं, वैस्कुलराइज्ड टिश्यूज होते हैं, उनमें अगर इंजरी हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है या फिर कोई हार्म स्टिमुलेशन हो गया, उसके कारण वहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मान लिया किसी के इंजरी हो गई या इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा, जिसके कारण वहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जो इन्फ्लामेशन होता है ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होगी। ठीक है, जो कि क्या होगी, बॉडी को जो हार्म से वहाँ पे बचाने के लिए एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो अगर जैसे कि हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो गई या इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल्स हो गया, कोई हार्मफुल सब्सटेंस हो गया बॉडी में, अगर हमारे एंटर करेगा तो क्या होगा, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, जो अफेक्टेड एरिया में जो वैस्कुलर या फिर जो सेलुलर चेंजेज होंगे, जिनके कारण वहाँ पे होगा जो रेडनेस होती है या फिर स्वेलिंग हो गई या फिर पेन जैसे वहाँ पे सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। ठीक है, तो मान लिया कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, और जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, वहाँ पे उसकी वजह से
वो वहाँ पे जो अफेक्टेड एरिया होगी वहाँ पे कोई ना कोई वहाँ पे सेलुलर चेंजेस करता है, वैस्कुलर चेंजेस करता है, जिसके कारण वहाँ पे रेडनेस या फिर स्वेलिंग जैसी सिम्टम्स अपीयर होंगे, पेन जैसे सिम्टम्स अपीयर होते हैं। ठीक है, तो उससे हम पता करते हैं। तो चलिए ठीक है, अब इन्फ्लामेशन का अलग अलग रोल होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो चलिए ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। इन्फ्लामेशन इज अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग वैस्कुलराइज्ड टिश्यू टू इंजरी, इन्फेक्शन और हार्मफुल स्टिमुलाई। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन हो गया एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है जो कि हमारे लिविंग वैस्कुलराइज्ड टिश्यू में इंजरी या इन्फेक्शन हो गया है उसके कारण वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, it is a part of body innate immunity defense mechanism and help to eliminate causes of injury, remove damaged cell and initiate tissues repairing। तो इन्फ्लामेशन बॉडी की जो इन्नेट इम्यून डिफेंस सिस्टम होता है उसका भी एक पार्ट रहता है। ठीक है, तो मेनली इसका फंक्शन क्या रहता है, जो हार्मफुल सब्सटेंस होंगे या हार्मफुल एजेंट्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करना और उन्हें रिमूव करना होता है। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, काज ऑफ इंजरी को एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर जो डैमेज टिश्यूज़ हैं या फिर डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं, और जो न्यू टिश्यूज़ होते हैं उनके फार्मेशन के लिए और टिश्यू रिपेयरिंग के प्रोसेस को वहाँ पे इनिशिएट करते हैं। ठीक है, जिससे क्या जो बॉडी के नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गए, फंक्शन हो गए, वो रिस्टोर होते हैं। ठीक है, इन्फ्लामेशन इज़ नॉट अ डिजीज इट्सेल्फ। तो जो इन्फ्लामेशन है ये कोई डिजीज नहीं है, बल्कि होता क्या है, ये बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल डिफेंस रिएक्शन है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो बॉडी की प्रोटेक्टिव रिस्पांस होती है वो फर्दर वहाँ पे डैमेज ना हो, डैमेज टिश्यू न डैमेज होने से कह सकते हैं उसको रोकने का काम करती है। ठीक है, और जो हीलिंग का प्रोसेस होता है उसको प्रमोट करती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया किसी के चोट लग गई, तो चोट लगने पे क्या होगा, वहाँ पे स्वेलिंग या फिर रेडनेस होती है। ठीक है, तो जो स्वेलिंग और रेडनेस हुई है वो क्या हुआ है, इन्फ्लामेशन के कारण होती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जब इन्फ्लामेशन होगा ये क्या करेगा, हमारे हीलिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा, और वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो टिश्यू हीलिंग वहाँ पे धीरे धीरे होने लगेगी। ठीक है, तब ये क्या होंगे, वहाँ पे सिम्टम्स अपीयर होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो इन्फ्लामेशन है कैसा है, फिजियोलॉजिकल डिफेंस रिएक्शन होती है जो कि हमारी बॉडी को आगे फर्दर टिश्यू ना डैमेज हो जाए उससे प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिफिनीशन के बारे में। इन्फ्लामेशन इज़ द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग वैस्कुलेचर टिश्यूज टू इंजरी काज्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट। मतलब इन्फ्लामेशन क्या है, एक लोकल प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है जो कि जो लिविंग टिश्यूज होंगे, लिविंग टिश्यूज में अगर इंजरी के कारण होता है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो इन्फ्लामेशन है ये लिविंग टिश्यूज में इंजरी के कारण वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, और ये इंजरी फिजिकल जो इंजरी हुई है, इंजरी का कोई भी कारण हो सकता है फिजिकल एजेंट हो, जैसे कि ट्रामा की कंडीशन हो या बर्न की कंडीशन हो। ठीक है, तो ये फिजिकल वहाँ पे एजेंट्स हो जिनके द्वारा वहाँ पे इन्फ्लामेशन की कंडीशन डेवलप हुई है। बहुत सारे केमिकल एजेंट्स रहते हैं, केमिकल एजेंट्स में जैसे तुम्हारा कोई टॉक्सिन्स हो गया, इरिटेंट्स रहते हैं, ये क्या करते हैं, केमिकल एजेंट्स होते हैं जो इन्फ्लामेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया। इनके कारण अगर वहाँ पे ये बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जिनके कारण क्या होगा, वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जो ये जितने भी मैंने बताया फिजिकल एजेंट्स हों या फिर केमिकल एजेंट्स हों या फिर बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फ्लामेशन काज करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इसका जो इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन का मेनली ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्फ्लामेशन आर, कौन कौन से हैं, सबसे पहले टू डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट द हार्मफुल एजेंट्स। तो जो इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन का मेनली पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या रहता है, जो हार्मफुल एजेंट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना या फिर उनको रिमूव करना। ठीक है, तो हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम में बहुत सारी इम्यून सेल्स रहती हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गया, माइक्रोफेजेज हो गया। ये क्या करते हैं, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या फिर हार्मफुल एजेंट्स होते हैं उनको एलिमिनेट करने का काम करते हैं। जब उनको एलिमिनेट कर देंगे तो क्या होगा, जो हमारा इन्फेक्शन होगा वो
कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट, टू रिमूव डेड एंड डैमेज्ड टिश्यूज। तो इंजरी के कारण क्या होगा, बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं या फिर जो डैमेज टिश्यू होते हैं वो बनते हैं, क्योंकि इंजरी हुई तो वहाँ पे जो सेल्स हो गई वो डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, या फिर कुछ सेल डेड हो जाती हैं। तो उन्हें क्या करेंगे, जो इन्फ्लामेशन प्रोसेस होता है, इन्फ्लामेशन प्रोसेस के थ्रू वहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो डैमेज्ड एरिया होगी उसमें रिपेयरिंग के लिए वहाँ पे सुटेबल इन्वायरमेंट मिल जाएगा। जब वो डेड टिश्यू वहाँ से हट जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो रिपेयरिंग का प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे रिपेयरिंग प्रॉपर हो जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे टिश्यू हीलिंग का प्रोसेस वहाँ पे प्रमोट होगा और वहाँ पे टिश्यू हील हो जाता है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन को कह सकते हैं आसपास के जो हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे स्प्रेड होने से रोकने का काम करती है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में जो चेंजेज हो रहे हैं और जो इम्यून सेल्स की एक्टिविटी हो रही है, तो ये क्या करती है, जो हार्मफुल एजेंट्स होते हैं उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ना जाने से कह सकते हैं रोकती है, वहाँ पे जा ना पाए, ठीक है। उनको एक कह सकते हैं एक लिमिटेड एरिया में ही रखने का काम करती है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो डिजीज होगी वो अदर टिश्यूज़ में वहाँ पे स्प्रेड नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है टू इनिशिएट टिश्यू रिपेयर एंड हीलिंग। तो जो इन्फ्लामेशन है ये क्या करता है, हीलिंग के प्रोसेस को वहाँ पे स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसको स्टिमुलेट करेगा तो वो स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो न्यू सेल्स होंगी उनका फार्मेशन स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे जो डैमेज टिश्यूज होंगे उनको भी रिमूव करते हैं और रिमूव करने का काम स्टार्ट होता है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो टिश्यू रीजनरेशन होगी उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टू रिस्टोर नॉर्मल टिश्यूज़ फंक्शन। तो जो नॉर्मल टिश्यूज़ फंक्शंस होते हैं उनको भी रिस्टोर करने का काम करता है, क्योंकि मेनली जो इन्फ्लामेशन में होता है जो इफेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन को ये फिर से रिस्टोर करता है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो बॉडीज होगी, बॉडी अपने फंक्शनल एक्टिविटीज़ को वहाँ पे नॉर्मलाइज कर पाएगी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं हम वहाँ पे इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करके वहाँ पे कह सकते हैं फिजिकल प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं काजेज के बारे में। काजेज तो इन्फ्लामेशन अकर्स ड्यू टू वेरियस हार्मफुल स्टिमुलाई। तो जो इन्फ्लामेशन का प्रोसेस होता है, जैसे कि पहले भी हम डेफिनीशन में पढ़ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे हार्मफुल स्टिमुलस होते हैं, हार्मफुल स्टिमुलाई होते हैं जिनके कारण इन्फ्लामेशन काज होता है, ठीक है। तो जब कोई डैमेजिंग एजेंट हमारी बॉडी टिश्यू को वहाँ पे इंजरी पहुँचाएगा तो जो बॉडी की इम्यून सिस्टम एक्टिविटी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अब जब इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी रिस्पांस होगा वो शुरू हो जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे धीरे धीरे हीलिंग का प्रोसेस इम्प्रूव हो जाएगा। तो इन्फ्लामेशन मेनली किस पे डिपेंड करता है, तो काजेज आप हैं 4 फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनली कौन कौन से, फिजिकल काजेज। सबसे पहले फिजिकल काजेज में क्या होगा, ट्रामा और इंजरी। फिजिकल काजेज में ट्रामा और इंजरी में जैसे मान लिया किसी के ट्रामा या इंजरी हुई, तो ट्रामा या इंजरी के कारण क्या होगा, वहाँ के जो टिश्यूज होंगे टिश्यूज़ वहाँ पे मैकेनिकली डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो डैमेज सेल होंगी वहाँ से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे। अब जब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज हुए हैं ये क्या करेंगे, वहाँ पे स्वेलिंग, रेडनेस और पेन को वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लिया किसी के कट या वुंड के इन्फेक्शन है एक्सीडेंट की कंडीशन में, तो वैसे ही कंडीशन में वहाँ पे क्या होगा, ये वहाँ पे जो हमारी इम्यून सेल्स होंगी वो इन्फ्लामेटरी रिस्पांस को वहाँ पे मीडिएटर्स को रिलीज करेंगे, जिससे ये सारे सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बर्न की। तो बर्न के कारण क्या होगा, जो स्किन होगी या फिर जो हमारी अंडरलाइंग टिश्यूज़ रहेंगे वो डैमेज हो जाते हैं। क्या, किसके कारण, क्योंकि हीट इंजरी के कारण होता। तो जो ये डैमेज इन्फ्लामेशन होगा ये क्या करेंगे, जब डैमेज हो जाएगा टिश्यू ये हमारे इन्फ्लामेशन को वहाँ पे ट्रिगर करेंगे, और जब इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करेंगे तो इससे क्या होगा, जो अफेक्टेड एरिया होगी अफेक्टेड एरिया में वहाँ पे
इन्फ्लामेशन, रेडनेस और स्वेलिंग जैसे सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रोस्ट वाइट की कंडीशन। तो फ्रोस्ट वाइट में मेनली क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोल्ड के कारण वो होगा। ठीक है, कोल्ड के कारण क्या होगा, जो टिश्यूज रहते हैं, टिश्यूज में इंजरी हो जाती है। इससे क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स होंगी और जो सेल्स होंगी वो डैमेज हो जाएंगी, जिससे वहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी रिस्पांस होता है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लामेटरी रिस्पांस डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडिएशन एक्सपोजर। तो रेडिएशन एक्सपोजर में क्या होता है, मेनली यहाँ पे जो सेल्स रहेंगी, जब मान लिया किसी पर्सन के अंदर रेडिएशन एक्सपोज किया जाता है तो उससे होता क्या, जो सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर जो डीएनए या जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। ठीक है, तो ये डैमेज जो सेल रहेंगी वहाँ से इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डेड सेल्स ही क्या करेंगे, या डैमेज सेल ही इन्फ्लामेशन की एक्टिविटी को वहाँ पे स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो वहाँ पे रिपेयरिंग का प्रोसेस होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो रेडिएशन एक्सपोजर अगर लगा है तब भी क्या होगा, हमारा इन्फ्लामेटरी रिस्पांस वहाँ पे इनिशिएट होगा। इसके अलावा मैकेनिकल इंजरी, अगर मान लिया किसी के मैकेनिकल इंजरी हो गई तो मैकेनिकल इंजरी में भी क्या होता है, वहाँ पे टिश्यू डैमेज होते हैं, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स रहता है जिसके कारण वहाँ पे मैकेनिकल डैमेज होता है। ठीक है, तो जब वहाँ पे टिश्यू डैमेज होंगे जाके मैकेनिकल इंजरी में, जैसे इसमें भी क्या होंगे, टिश्यू डैमेज होंगे जाके, तो ये जो इंजरी होगी, इंजरी के कारण क्या होगा, हमारा इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे इन्फ्लामेशन की प्रक्रिया जो होगी, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग काजेज थे, जिसको सबसे पहले मैंने बताया फिजिकल काजेज। तो फिजिकल काजेज में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, चाहे वो फ्रोस्ट वाइट की कंडीशन हो, बर्न की कंडीशन हो, या फिर ट्रामा की कंडीशन हो। ठीक है, तो ये सभी जितनी भी कंडीशन हो, मैकेनिकल इंजरी की कंडीशन हो, सभी में वहाँ पे जो टिश्यूज़ रहते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं केमिकल काजेज के बारे में। केमिकल काजेज क्या होता है, केमिकल काजेज क्या होता है, केमिकल काजेज में जिसमें कह सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले स्ट्रांग एसिड। तो स्ट्रांग एसिड क्या करता है, जो टिश्यूज हैं, टिश्यू को वहाँ पे कोरोसिव डैमेज वहाँ करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, वहाँ पे जो सेल होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी रिस्पांस होगा वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लिया बहुत सारे एसिड रहते हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एल्कलाइज के बारे में। तो बहुत सारे एल्कलाइज रहते हैं जो कि टिश्यूज़ को वहाँ पे डैमेज करके बहुत सारे केमिकल बर्न्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जो ये टिश्यूज़ रहेंगे, टिश्यू क्या करेंगे, इंजरी की इन्फ्लामेटरी रिस्पांस को वहाँ पे स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉक्सिक केमिकल्स के बारे में। पहले एल्कलाइज केमिकल्स के बारे में बात की, अब टॉक्सिक केमिकल्स के बारे में बात करते हैं। टॉक्सिक केमिकल्स क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी सेल्स होती हैं उनको डैमेज करते हैं, उनको डैमेज करेंगे, और जो इम्यून रिस्पांस होता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो जब इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पांस एक्टिवेट होगा तो इसके कारण वहाँ पे जो अफेक्टेड टिश्यू होगा वहाँ पे इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पॉइजनस सब्सटेंस के बारे में। तो पॉइजनस सब्सटेंस क्या करते हैं, जो हमारी सेल्स हो गई और जो टिश्यूज हो गए उसमें भी हार्मफुल इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पे जो टिश्यूज होंगे वो इंजर्ड हो जाएंगे और वहाँ पे जो बॉडी का प्रोटेक्टिव इन्फ्लामेटरी रिस्पांस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिस्पांस स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके कारण भी, तो ये अलग अलग बायोलॉजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर्स थे जो कि रिस्पॉन्सिबल होते थे डिजीज काज करने के लिए। तो पहले फिजिकल में पढ़े, फिर केमिकल के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल काजेज के बारे में। तो अब हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजिकल काजेज में सबसे पहले बैक्टीरिया। बायोलॉजिकल काजेज क्या होते हैं, तो बायोलॉजिकल काजेज में बहुत सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स रहते हैं जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं काज करने के लिए, डिजीज काज करने के लिए। ठीक है, तो जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स या कोई बायोलॉजिकल एजेंट्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो जो हमारी बॉडी में क्या करेगा, वो वहाँ पे इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा जाके। ठीक है,
तो उसके कारण वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो वहाँ पे मैंने बताया भी था कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, एक डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या करता है, ये जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, इनको किल करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उनसे वहाँ पे अब इसमें कौन कौन से बायोलॉजिकल काजेज रहते हैं, तो सबसे पहले बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया भी क्या करता है, हमारे जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा जिसके कारण वहाँ पे जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, ठीक है। और जब टिश्यू डैमेज होने लगेंगे तो हमारा जो इन्फ्लामेटरी रिस्पांस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारी इम्यून सेल्स होंगी वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए अफेक्टेड एरिया को, जहाँ अफेक्टेड एरिया होगी वहाँ पे एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी, ठीक है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया में जैसे तुम्हारा स्टेफिलोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, न्यूमोकोकस हो गया, तो ये जितने बैक्टीरिया थे ये क्या करते हैं, वहाँ पे डिजीज काज करते हैं, ठीक है। इसी तरह वायरस भी रहते हैं। वायरस वो भी हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर इंटर करके वहाँ पे जो मल्टीपल रिएक्शंस होती हैं, रिप्लिकेशंस होता है, वो काज करते हैं और वहाँ पे जो सेल रहेगी उसको डैमेज करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उनको डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे भी जब उनको डैमेज कर देंगे, वायरसेस क्या करेंगे, मेनली जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा वो एक्टिवेट होगा जब वायरस एंटर करेंगे और वहाँ पे इन्फ्लामेशन डेवलप हो गया। तो बहुत सारे वायरसेस रहते हैं, जैसे तुम्हारा कोविड-19 हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, हेपेटाइटिस वायरस हो गया, तो ये सारे वायरस वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फंजाई के बारे में। फंजाई ये क्या करेंगे, मोस्टली हमारी जो स्किन होती है या लंग्स हो गए या अदर ऑर्गन्स में वहाँ पे इन्फेक्शन काज करते जाके हैं, ठीक है। तो इनके बहुत सारे रीजन हो सकता है क्रोनिक कंडीशन इन्फ्लामेशन काज दें, ठीक है, या फिर टिश्यू डैमेज के लिए। तो मोस्टली ये कह सकते हैं जो इन्फ्लामेशन होता है, टिश्यू डैमेज होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फंजाई, ठीक है। तो बहुत सारे फंजाई रहते हैं, जैसे तुम्हारा कैंडिडा एल्बिगेंस हो गया, एस्परजिलस हो गया, जो कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन काज करते हैं। इसके अलावा पैरासाइट्स मतलब जो हमारी बॉडी के टिश्यू में अंदर रहेंगे और वहाँ पे इंजरी काज करेंगे, इरिटेशन काज करेंगे, ठीक है। और इनके अगेंस्ट हमारा जो इम्यून रिस्पांस होता है वो वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज करेगा, ठीक है। तो उसके कारण वहाँ पे इन्फ्लामेशन डेवलप होता है। तो बहुत सारे पैरासाइट्स रहते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर डिजीज काज करेंगे जाके। जैसे कि सबसे पहले हो गया प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या काज करता है, मलेरिया काज करता है, ठीक है। बहुत सारे प्लाज्मोडियम हो गए, प्लाज्मोडियम मलेरिया काज करेगा, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम डेंगू या चिकनगुनिया काज कर सकता है, ठीक है। तो सबका अलग अलग प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स वहाँ पे होगा, ठीक है। सेकेंड है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका भी क्या काज करती है, तो अमीबिक डायसेंट्री काज करती है, ठीक है। जब अमीबिक डायसेंट्री काज होगी तो वहाँ पे सिम्टम्स अपीयर होंगे, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। इसके अलावा एस्कैरिस लुब्रिक्वाइड्स हो गया, ठीक है, एनसाइक्लोस्टोमा होगा, टीनिया सोलियम हो गया। तो ये सारे क्या करेंगे, हमारे जो इम्यून सिस्टम होगा उसको वहाँ पे स्टिमुलेट करेंगे, जिससे वहाँ पे क्या होगा, जब इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन डेवलप होगा, ठीक है। तो ये जितने फैक्टर्स थे सभी क्या करते हैं, वहाँ पे डिजीज काज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजिकल काजेज। इम्यूनोलॉजिकल काजेज में क्या रहता है, हमारा जो इन्फ्लामेशन हुआ, जो इन्फ्लामेशन में बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें एक एबनॉर्मल रिएक्शन काज होने के कारण होता है, ठीक है। जैसे कि एलर्जिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जब हमारी बॉडी में कोई हार्मलेस या फिर सब्सटेंस रहेगा, एलर्जेंस जिनको कहते हो, वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर करेंगे तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होता है। जैसे कि पॉलन एलर्जी हो गया, पॉलन ग्रीन जिसको कहते हो, डस्ट हो गए, फूड एलर्जी हो गई, तो सभी को अलग अलग वहाँ पे एलर्जी काज हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले सेकंड बात करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में। ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होगा वो वहाँ पे कह सकते हैं हमारी बॉडी में बाय मिस्टेक वहाँ पे
अपने ही टिश्यू पे अटैक कर देता है, ठीक है, जिससे क्या होगा वहाँ पे इन्फ्लामेशन का जो होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो ये कारण हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ कारण वही वो हो सकती है, जिससे क्या होगा जो हमारी खुद के बॉडी के जो टिश्यूज रहते हैं उनको डैमेज करने लगता है हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, तुम्हारा सेल हो गया, सिस्टमिक कह सकते हैं, लूपस एरिथ्रोसाइटोमेटस, ठीक है। तो ये अलग अलग डिजीज़ रहती हैं जिनमें वहाँ पे काज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो और इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो इम्यून रिस्पांस होता है वो नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक है, जिससे वहाँ पे जो टिश्यू होंगे टिश्यू को डैमेज करता है, ठीक है, और हमारा इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाएगा। जैसे ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, एलर्जिक डर्मेटाइटिस की कंडीशन होगी, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन वहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्या होता है टिश्यू नेक्रोसिस, क्या होता है, और कार्डिनल साइन क्या क्या रहते हैं इन्फ्लामेशंस के। ओके क्लास।